السريع السريع मिडिल ईस्ट में हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग का जो 29वां दिन है, 29वें दिन की जो आज की अहम अपडेट्स हैं वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ ही जंग में नए डेवलपमेंट जो होने जा रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जंग अब एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल होने जा रही है और असल जंग अब शुरू होने जा रही है। अभी तक जो जंग है वो हमास और इसराइल की है और उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हिजबुल्ला और दूसरे संगठन वगैरह का भी है, लेकिन अब ये बड़े पैमाने पर जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पहले से बता रहे हैं कि जो मेन प्लेयर्स हैं वो चाइना और रूस हैं। तो रूस की एंट्री इस जंग में हो गई है। अब किस तरह से हुई है उस पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दें कि 29 दिन के अंदर अब तक जो मरने वालों की तादाद है, फ़लस्तीन के जो शहीद हुए हैं वो तकरीबन 12,000 पहुँच चुकी है और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 35,000 के पार जा चुकी है। 5,000 से ज़्यादा बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं। अभी जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं उससे पहले तकरीबन 2 घंटे पहले ही इसराइल की कार्रवाइयों में 300 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। ये इसराइल ने हमला किया है और उस हमले में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 300 के करीब होगी। ठीक है, पिछले 24 घंटे के अंदर हमास ने बड़ी कार्रवाई की है फ़लस्तीन के ऊपर, इसराइल के ऊपर, इसराइल की फ़ौज के ऊपर। और इसराइल की जो संगठित आर्मी है उसमें अमेरिका, इटली, यूएस, यूके और फ्रांस के लोग भी शामिल हैं लड़ने के लिए। तो उसमें इसराइल की सेना के 130 सैनिकों के मारे जाने का दावा हमास ने किया है, लेकिन जो पुष्टि हुई है वो तकरीबन 40 लोगों की, 39 इसराइली सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हमास ने यह संख्या 130 बताई है। इसराइल की तरफ से लगातार बमबारी जारी है। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है और आम जो लोगों के जगह हैं वो निशाने पर हैं। दुनिया के सारे संगठन, चाहे वो यूएन काउंसिल हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे ओआईसी हो, किसी की भी अपील पर सीज फायर नहीं हो रहा है और किसी की सुनवाई करने पर इसराइल के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। इस जंग में अब तक 136 पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसके लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज़्यादा स्टाफ के लोगों की मौत हुई है जो मेडिकल से जुड़े हुए थे, अस्पतालों के डॉक्टर्स के जो स्टाफ होता है। 25 से ज़्यादा एम्बुलेंस इसमें तबाह हुई है। और कुछ बड़ा हॉस्पिटल है गाज़ा में, वो तकरीबन पूरी तरह ख़त्म होने को है और वहाँ पर जो पावर स्टेशन है, सोलर पावर स्टेशन, उसको इसराइल ने बीती रात कई बार उस पर बमबारी की है। लोग यहाँ पर परेशान हैं बहुत बुरी तरह से और उनकी तस्वीरें, वीडियो जो सामने आ रहे हैं तो बहुत ही डरावने और खौफनाक और बहुत ही झकझोर देने वाले हैं। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद तीसरी बार इसराइल पहुँचे। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। वो एक प्रस्ताव लेकर के नेतन्याहू से मिले थे सीज फायर के लिए, टेम्परेरी सीज फायर के लिए ये प्रस्ताव था, जिसमें विदेशी नागरिकों को रिहा कराने के लिए बात की गई थी। नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया और अमेरिका को याद दिलाया पर्ल हार्बर, हिरोशिमा और इराक और यमन, ये तमाम उसने अमेरिका को याद दिलाया कि आपने भी क्या क्या नहीं किया है। तो सभी दागदार हैं।
और सबके कैरेक्टर एक जैसे ही है, तो वहाँ कोई किसी को भी ये नहीं कह सकता है कि तू इतना बुरा है या मैं इतना अच्छा हूँ। अब अमेरिकी विदेश मंत्री नेतन्याहू के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद वो अरब के देशों के विदेश मंत्रियों से जॉर्डन की राजधानी अमान में मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ पर सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और जॉर्डन के विदेश मंत्री इन लोगों से इनकी मुलाकात होने जा रही है, जहाँ पर फिर से एक बार ये लोग सीज फायर के लिए बात करेंगे और जो बंधक मौजूद है, क्योंकि अमेरिका बहुत परेशान इसलिए है कि अमेरिका में अगले साल चुनाव है और अगर अमेरिका अपने जो बंधक हैं हमास के पास उनको नहीं छुड़ा पाता है या छुड़ा पाता है, या यूरोप के देशों के जो उसके मित्र देश हैं या एशिया के कुछ देशों के जो बंधक हैं हमास के पास, अगर उनकी रिहाई पूरी हिफाजत के साथ नहीं करवा पाता है, नाकाम हो जाता है, तो फिर बाइडेन के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा अमेरिका के अंदर और बाकी मुल्कों में भी। तो अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से हमास के साथ डील करके वो अपने बंधकों को छुड़ा ले। इस बीच दुनिया के दूसरे मुल्कों के जो बंधक हमास के पास हैं उनके लिए भी रिहाई की बातचीत चल रही है और वो रिहाई की बातचीत बिल्कुल सीधे हो रही है। वो नेतन्याहू को बाईपास करके बात कर रहे हैं, नेतन्याहू पर उनको बिल्कुल भी वो बीच में नहीं ला रहे हैं और अमेरिका से भी बात नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका पर इन देशों को बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, इसमें यूरोप के भी देश, फ्रांस वगैरह शामिल हैं, उनको अमेरिका पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो अमेरिका से बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमास से वाया कतर, जॉर्डन और इजिप्ट और यूएई कि इन देशों के बंधक छूटे। अब बहुत मुमकिन है कि हमास विदेशी जो बंधक उनके पास हैं उनको छोड़ने पर एग्री हो जाए, क्योंकि हमास की तरफ से बंधकों को छोड़ने के लिए ये एक बात हुई है कि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कुछ शर्तें रखी है कि 5000 क्यूबिक लीटर या जो भी है क्वांटिटी उन्होंने बताई है, इतना फ्यूल फ़लस्तीन के गाज़ा में दिया जाए और कुछ दवाइयों का है और कुछ और डिमांड्स हैं जिसमें खाने पीने का सामान वगैरह है, तो उसको नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया। अब इन देशों के लोग हैं हमास के पास, वो सीधे बात कर रहे हैं हमास से कि हमारे लोगों को आप छोड़ दो और इसराइल के साथ जो कुछ करना है वो आप करते रहिए। तो बहुत मुमकिन है हमास के लोगों को ये समझाने में कतर वगैरह कामयाब हो जाएं, क्या विदेशी नागरिकों को जो यूरोप के हैं या एशिया के हैं, सिंगापुर वगैरह के, थाईलैंड के, उन लोगों को आप छोड़ दें। उससे होगा क्या कि हमास का की जो बारे में बातचीत है, हमास के बारे में जो एक नैरेटिव बना हुआ है वो तब्दील होगा और अमेरिका और इसराइल के ऊपर उस वक्त एक साथ दबाव आ जाएगा कि आपने अपने बंधक आप नहीं छुड़ा पाए। और देखें यूरोप के देशों ने और थाईलैंड वगैरह ने, इन लोगों ने अपने बंधकों को उनसे छुड़ा दिया। इसराइल की तरफ से अब कहा जा रहा है कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाएगी तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा तब्दीली उसके भी रुख में है। साथ ही उसका कहना यह है कि बंधकों की रिहाई के बाद भी गाज़ा से में जंग जारी रहेगी। तो ये जंग तो चलती रहेगी और जैसा हमने बताया कि ये जंग अब शुरू होने जा रही है। असल जंग में अब रूस की एंट्री हो चुकी है और रूस ने अपनी वैगनर आर्मी, जो पुतिन की प्राइवेट आर्मी है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख सैनिक मौजूद हैं, और उन्होंने यूक्रेन के अंदर बहुत तबाही मचाई। बखमूत के इलाके में, खार्किव में और डोनेट्स्क वगैरह में जो फतह हासिल हुई है, उसमें वैगनर का जो प्रेसिडेंट पुतिन की प्राइवेट आर्मी है और जिसके प्रेसिडेंट रोगोजिन थे, वो बाद में उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। तो अब उसके लड़ाके लेबनान में हिजबुल्लाह को ज्वाइन करने जा रहे हैं। वैगनर आर्मी सीरिया में मौजूद है, इराक में मौजूद है, सीरिया में उनके बेस हैं, उनके पास अच्छे हथियार हैं,
वो बिल्कुल जैसे किसी मुल्क की मिलिट्री होती है, ट्रेन फौज होती है, तो उसके जैसे ही है। और बहुत ख़तरनाक तरीके से ख़तरनाक मोर्चों पर जंग लड़ने का उनका लंबा तजुर्बा है। सीरिया में उन्होंने ISI को तबाह किया, ISIS को। तो अफ्रीका के कई देशों में भी वो मौजूद है और वहाँ के राष्ट्रपतियों की भी सुरक्षा इनके हाथ में है। नीजर है, बेनिन है, माली है, इन देशों में अफ्रीका के वैगनर आर्मी मौजूद है। वैगनर आर्मी की इस जंग में अब एंट्री होने जा रही है। तो जैसा हमने बताया, ये बहुत ही ख़तरनाक एक फ़ौज है और वो लेबनान में हिजबुल्लाह को ज्वाइन करेगी। वैगनर आर्मी को मिलने वाला है रूस का ख़तरनाक डिफेंस सिस्टम SA-22। और SA-22 का हम आपको बता दें कि ये बहुत ही लेटेस्ट रूस का बहुत शानदार वाला एक डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ज़मीन से हवा में मार करता है। एक वक्त में 40 टारगेट को हिट करने की इसकी कैपेसिटी है। 5000 बुलेट्स 1 मिनट में फायर करने की इसकी कैपेसिटी है। इसके सामने किसी भी तरह का कोई भी वेपन आता है, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन विमान, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सबको मार गिराने में ये सक्षम है। अब जब वैगनर आर्मी हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में जाकर के ज्वाइन करेगी, तो ये वैगनर के पास मौजूद होगा, जहाँ पर इसकी कई सारी बैटरी लगाने का जो जानकारी है वो मिली है। कई सारी बैटरीज वहाँ लगाई जाएंगी जो हिजबुल्लाह की फ़ौज को भी डिफेंस देंगी, हिजबुल्लाह के लीडर्स को डिफेंस करेंगी, हिजबुल्लाह के एमुनेशन डिपोज को डिफेंस करेंगी। तो इसके बाद जंग के जो सीन है वो बदल जाएंगे। और खबर ये भी है कि बहुत जल्दी हमास के पास भी डिफेंस सिस्टम पहुंचने वाला है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये डिफेंस सिस्टम बहुत जल्दी किसी भी रास्ते से हमास के पास पहुंचने वाला है। इस तरह की बिल्कुल जानकारियां हैं, मीडिया में मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो जंग अब यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि रूस और चीन अभी देख रहे हैं किस तरफ से क्या चालें चली जा रही हैं। और क्योंकि हमास के ख़िलाफ़ इसराइल ने अभी तक जो अभियान किया है, आज 8वें दिन तक उनको किसी भी तरह की गाज़ा में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। वो आसमान से बारूद बरसा रहे हैं, ज़मीन से अपने टैंक वगैरह लेकर के दाखिल होते हैं। तो हमास के जो लड़ाके हैं वो उनको एंटी टैंक मिसाइल्स वगैरह से और RPG जो उनके पास है, बाकी जैसे अभी उनके पास लेटेस्ट कुछ मिसाइल्स भी हैं जिनका उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया है, तो उनके इस्तेमाल से अभी इसराइल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बल्कि इसराइल के कई सारे प्लाटून उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिए, उड़ा दिए। हम प्लाटून शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्लाटून में कितने लोग होते हैं ये जानकारी हमें कम से कम नहीं है फिलहाल, लेकिन जानकारी जो मीडिया में है वो ये है कि हमास ने इसराइल के कई प्लाटून उड़ा दिए हैं। दर्जनों टैंक, मोरकावा टैंक और उनके जो पुराने दशकों पुराने टैंक उन्होंने जंग में उतारे थे वो उन्होंने जला करके खाक कर दिए। मैदान के जो वीडियो आ रहे हैं वो वीडियो देख कर के मालूम होता है कि इसराइल सारी खबरों को, सारी बातों को छिपा रहा है अपने लोगों से और दुनिया के सामने उन खबरों को या जानकारियों को नहीं आने दे रहा है। क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो वहाँ पर नेतन्याहू की पोजीशन, जैसा हम बता भी चुके हैं, वो बहुत ख़राब है। इसराइल की जनता नेतन्याहू से बहुत खफा है, बहुत खफा है, बहुत ज़्यादा खफा है। और इसराइल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने वाली है वो नेतन्याहू को होगी। नेतन्याहू इसीलिए जंग को लंबा खींचना चाहता है कि जंग चलती रहे और हम कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पर हासिल कर लें, ताकि हम अपने लोगों को जा कर के मुतमईन कर सकें कि देखें हमारे ऊपर हमला हुआ था तो हमने इनका क्या हासिल किया है। हमने पूरी गाज़ा पट्टी तहस-नहस कर दी, हमने इनके इतने लोग मार दिए और हमने कोई रहम नहीं किया इनके ऊपर। तो ये बताने के लिए मुस्तकिल नेतन्याहू कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसराइल की फ़ौज में पैनिक है, वो हमास के मुकाबले में जाना नहीं चाहते। तो जो रिजर्व फ़ौज थी इसराइल की,
उसको मोर्चों से वापस बुला लिया गया है। गाज़ा के मोर्चे हैं और जहाँ जहाँ कहीं भी बैनर वगैरह में, और आपके वेस्ट बैंक में, वहाँ भी रिजर्व फौज को नहीं भेजा जा रहा है। वेस्ट बैंक में भी इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के लड़ाकों की तरफ से बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसमें नुकसान हो रहे हैं। इनके कई सारे बुलडोज़र, कई सारे टैंक्स वहाँ पर ख़त्म हुए और 5 सैनिक आज भी इसराइल के मारे गए। बिल्कुल पुख्ता जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसराइल के 5 सैनिक मारे गए हुए हैं। वहीं कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। तुर्की ने अपने एम्बेसडर को इसराइल से वापस बुला लिया है। तुर्की अभी तक बयान आ रहे थे, लेकिन आज उसने एक कदम उठाया है कि अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। इससे पहले बहरीन अपने एम्बेसडर को बुला चुका है, जॉर्डन ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। तो अब ये चीज़ें शुरू हुई हैं अरब में भी, और शर्म आती है कभी कभी, क्योंकि अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्क जैसे कोलंबिया, चिली, इन्होंने इसराइल से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। यहाँ तक कि होंडुरास एक छोटा मुल्क है नॉर्थ अमेरिका का, उसने भी बीती रात इसराइल के साथ अपने सभी तरह के संबंध तोड़ दिए और अपने राजनयिक को बुला लिया। अल्जीरिया की संसद ने प्रस्ताव पास किया कि इसराइल के ख़िलाफ़ जंग हो और हम इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट ने यह रेजोल्यूशन पास किया है। तब हो सकता है अरब के देशों को और ये जो मुस्लिम देश हैं इनको भी थोड़ी बहुत शर्म आ रही हो, क्योंकि हम बता चुके ये बार बार जो जंग हो रही है वो जंग सिर्फ ईरान लड़ रहा है। वहाँ पर ईरान की फ़ौज सीधे सीधे ये जंग नहीं लड़ेगी, लेकिन ईरान ने जो अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं, फिर ईरान के पास वो फ़ौज जिसको कासिम सुलेमानी लीड किया करते थे वो 3 लाख से ज़्यादा है, और वो अनऑफिशियल आर्मी है जो सीधे सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति को भी नहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करती है। तो ऐसे में ईरान ही ये जंग लड़ रहा है फ़िलहाल तक। तो आगे चल के अरब के जो मुल्क हैं वो इसराइल को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे किसी तरह से सीज फायर कर लो भाई, कुछ तुम्हारी भी इज्जत बच जाए, कुछ हमारी भी बच जाए। क्योंकि अरब के देशों में हम बता दें कि अरब के देशों में इतना दम नहीं है कि वो इसराइल से लड़ सके। इसराइल कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन ताकत है अमेरिका। अमेरिका से लड़ने के लायक कोई भी मुस्लिम देश नहीं है। आप वैसे कुछ भी कहते रहें, उससे लड़ने के लिए चाहिए तालिबान के जैसे लोग, हमास के जैसे लोग। अब हमास के साथ में उसकी मदद होती रही तो वो लड़ते रहेंगे। वैसे अभी उनका किसी भी तरह से ऐसा उम्मीद नहीं है कि वो जंग में पिछड़ जाएंगे या हार जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो एक कोई बड़ी फ़ौज तो है नहीं, और उनके पास जैसे देश मुल्कों के पास पूरी आर्मी होती है, एमुनेशन होते हैं, तो वो उस तरह के उनके पास नहीं है। इस सूरत में जंग चलती रहेगी। अमेरिका फंसा हुआ है सब, और सब फिर हम यहाँ लौट करके आ गया कि अमेरिका फंसा हुआ है, बुरी तरह से फंसा हुआ है, और वो इसराइल को इस वक्त पता नहीं क्या वजह है कि नेतन्याहू को मना नहीं पा रहा है। बाइडेन चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके बंधकों को छुड़ाया जाए, और अमेरिका कह रहा है कि आप बस जो कुछ करना जल्दी से करा करके अपना ये जो भी टारगेट्स हैं, अपना जो लक्ष्य है उसे जल्दी से हासिल कर लो, बहुत लंबा वक्त मत लगाओ। लेकिन इसराइली फ़ौज के लिए आसान नहीं है कि वो, या नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है कि वो जल्दी जा करके फ़लस्तीन में, गाज़ा में जाएं और जा करके अपने मनमाने तरीके से वो जंग जीत जाए। जंग उनके हाथ में नहीं है, जंग हमास के हाथ में है। तो जंग हाथ में है रूस के, चीन के, ईरान के। इस जंग में अगर हमास की हार होती है तो सीधे सीधे ईरान की हार मानी जाएगी वो,
और ईरान किसी भी सूरत में यह जंग हारने के लिए तैयार नहीं होगा। लेबनान की तरफ से हमले हो रहे हैं, सीरिया की तरफ से इमाम हुसैन आर्मी, इमाम हुसैन ब्रिगेड वो हमले कर रही है अमेरिकी ठिकानों पर। इराक की तरफ से इराकी रेसिस्टेंस फोर्सेस हमला कर रहे हैं, यमन की तरफ से हूती हैं। इसके अलावा और जो भी अंसारुल्लाह, यमन के अंसारुल्लाह, तो वो बहुत सारे प्राइवेट आर्मी हैं या प्राइवेट ग्रुप्स हैं जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं, 1 दर्जन के करीब हैं। जब ये 1 दर्जन मैदान में उतरेंगे और उनके पीछे रूस, चीन ये मौजूद होंगे, वैगनार मैदान में होगा, तो आप ये समझें कि फिर ये जंग का जो स्केल है वो बहुत बढ़ जाएगा। और इसराइल इसको सहने के लायक है नहीं, कुछ भी नहीं है, उसकी ताकत का बहुत ज़्यादा बनाया हुआ था, लेकिन वो सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जैसा बताया जाता था। फिलहाल वहाँ कैजुअलिटी हो रही हैं, इसराइल के हमले जारी हैं, इसराइल की तरफ से वार तो आसमान से लड़ा जा रहा है, समंदर से हमले किए जा रहे हैं, आसमान से हमले किए जा रहे हैं, ज़मीन की तरफ से उनको अभी कामयाबी नहीं मिल रही है। एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, फिर वापस भागना पड़ता है। कई सारे वीडियो, एक बच्चा जा करके इसराइल के मरकवा टैंक पर माइंस रखाता है, आईडी, और वो ब्लास्ट हो जाती है और टैंक हो जाता है। दूसरा जो उसका साथी वहीं छिपा हुआ था, वो वहाँ से रॉकेट, एंटी टैंक रॉकेट उस पर मारता है और दूसरा टैंक इसराइल का तबाह हो जाता है। तो जा करके बिल्कुल टैंक के पास आप उनका जिगर देखें, उनका हौसला देखें, उनकी हिम्मत देखें, जो ये जंग लड़ रहे हैं हमास की तरफ से। मैदान में इतना करेज। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का एक शेर है, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मिर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसराइल ने गाज़ा को इस वक्त करबला बना दिया है, और करबला का मैदान मुसलमानों की इज्जत, आबरू, दीन, हर चीज़ की पहचान है। गाज़ा से अब जो तूफ़ान उठने वाला है वो इसराइल को बाहर ले जाएगा। आप देखिएगा ये जंग अगर 1 महीने, क्योंकि आज 29 दिन हो चुके हैं, अगर और 1 महीने चली तो इसराइल नाम का कोई देश हुआ करता था, ये नक्शे में चीन ने तो अपने नक्शे से हटा दिया उसको। अब इसराइल चीन के नक्शे में, जो वर्ल्ड का नक्शा चीन ने जारी किया उसमें नहीं है। फिर ये बाकी पूरी दुनिया को इसराइल नाम का कोई देश हुआ करता था, ये यादों में रखना पड़ेगा और किताबों में लिख करके रखना पड़ेगा, नक्शे में नहीं होगा। तो अब तक की, आज तक की यही अपडेट थे, यही खबरें थी। और हमारी आपसे बार बार अपील रहती है कि वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, मुमकिन हुआ करें तो न्यूज़ चैनल जो TC इंडिया, इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे लिए आपकी ये मदद होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TC न्यूज़।
need to see a cease. We need to see a humanitarian pause so we can flow. We need to see ceasing of the levels of violence that we're seeing. We need to see civilians protected. We need to see a humanitarian pause to get aid in, to get Canadians out, to get vulnerable people out, to get hostages released. These are the things that the people around the world are looking for. A part of me definitely died throughout this war. I'm not the same person that I was before all of this started. 86 that were killed, 20 injured. We're looking about 17 of them are kids and 11 are women. Our families are struggling. Some say it's harder for those who have survived because the ones that were killed and they're gone, at least I hope they're resting in peace. They're in their land, but the ones that are still there, that are still surviving and that are watching everything, it's like a part of us died too. It's important not just to be numbers. So let's start with Khalil. Khalil is 4.5. This picture was taken of him in 2021. His parents had a hard time conceiving a child, and once they had him, they had to bury him only a few years later. And I don't even know what you can say to a parent that had to bury their child. What do you say when it's not a death that was expected? There's also Mahmoud, who was 10, roughly the same age as my oldest boy. What can you tell us about his story? Mahmoud's parents are still alive. They're mourning their son. I watched them bury him as well, so when I saw his picture, it really, really, really hurt me. It really broke me. I don't know. He's 10. My younger brother's 12. He's 10. There's pictures here of Ahmed and Sidra, their whole family. Their siblings. It was an airstrike on their house. Their mom, their dad, their two older sisters, their brother, that whole family just wiped out. My dad's younger brother told him that if they don't kill us with an airstrike, they're gonna starve us and we're gonna die of hunger. That's the situation right now in Gaza. The people who are surviving are barely surviving. Ist es zu viel verlangt, Maßnahmen zu ergreifen, die das Zusammenleben für alle lächerlich? Ich lese. Und Ordnerinnen mit den gelben Westen auf euch zukommen. Hier ist die Polizei.